हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजीके। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीड डॉर्मेंसी एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेआरएफ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इससे रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे और साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी तरह के सब्जेक्ट मटेरियल मिलेंगे। तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी एंड इट्स टाइप। फ्रेंड्स, पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके वर्ड से, इसकी टर्म से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है। देखिए, डॉर्मेंसी का मतलब हम जानते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज। अब आगे लिखा है सीड, तो सीड की इनएक्टिव स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सीड डॉर्मेंसी। और इसके हम कुछ टाइप्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दी थी, या उसके टर्म से मैंने आपको समझाया था कि ये सीड की एक रेस्टिंग स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि वो जर्मिनेशन नहीं कर पाता है या वो उसकी दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत टाइम तक सॉइल में रहते हैं पर फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसी स्टेज, जिस स्टेज में सीड जर्मिनेट नहीं कर पाए, उसे हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। और ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। ओके, अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्पसन ने क्या कहा था। सिम्पसन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था, इट इज़ डिफाइंड एज फेलियर ऑफ वायबल सीड्स टू जर्मिनेट एट अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब सीड जर्मिनेशन होने में फेल हो जाता है या जर्मिनेट नहीं कर पाता है तो उस स्टेज को बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, या उस स्टेट को बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, अब एमएन ने भी अपनी डेफिनेशन दी थी और एमएन की डेफिनेशन के बेसिस पे हमने डॉर्मेंसी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज इन्नेट या प्राइमरी डॉर्मेंसी, सेकंड वन इज सेकेंडरी डॉर्मेंसी। अब हम देखते हैं कि इन्नेट या प्राइमरी डॉर्मेंसी क्या होता है। देखिए, इन्नेट या प्राइमरी डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है। प्राइमरी डॉर्मेंसी का मतलब होता है ये सीड की खुद की एक स्टेट होती है। मतलब जब वो मदर प्लांट से अटैच रहता है और इसी स्टेट में अगर सीड डॉर्मेंट है या जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डॉर्मेंसी या इन्नेट डॉर्मेंसी। इट मीन्स जब वो उससे अटैच्ड है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ द स्टेट ऑफ द सीड इटसेल्फ or dormancy induced in the seed at the time of dispersal from the mother plant. That is, the dormancy may be induced before maturity, during maturity and after maturity, but before seed is dispersed from mother plant. I hope आपको ये अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डॉर्मेंसी। सेकेंडरी डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है, अगर किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण सीड जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी। प्राइमरी डॉर्मेंसी तो खुद की सीड की अपनी स्टेट होती है और सेकेंडरी डॉर्मेंसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण होती है। ठीक है, अब हम प्राइमरी डॉर्मेंसी को भी हमने आगे और क्लासिफाई किया। ठीक है, प्राइमरी डॉर्मेंसी को भी हमने आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज एंडोजीनस एंड सेकंड वन इज एक्सोजीनस। सबसे पहले हम एक्सोजीनस डॉर्मेंसी देखेंगे, उसके बाद हम एंडोजीनस डॉर्मेंसी देखेंगे। देखिए, एक्सोजीनस डॉर्मेंसी का क्या मतलब है, इट इज़ ड्यू टू द सीड कोट फैक्टर आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और हार्ड सिग्नेचर। इसका क्या मतलब है, एक्सोजीनस मतलब जो सीड का जो कोट होता है अगर उसकी वजह से, ठीक है, इट इज़ द सीड ड्यू टू सीड कोट, अगर सीड कोट की वजह से डॉर्मेंसी आ रही है
ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोजीनस। और वहीं पे एम्ब्रियो की वजह से हो रही है तो उसको हम कहेंगे एंडोजीनस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम एक्सोजीनस और एंडोजीनस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक्सोजीनस को भी आगे क्लासीफाई किया है। अब देखते हैं, एक्सोजीनस में भी दो है, एक होती है फिजिकल डोरमेंसी, दूसरी होती है केमिकल डोरमेंसी। फिजिकल डोरमेंसी का क्या मतलब होता है, अगर जो हमारा सीड कोट है वही अगर हार्ड है, वो मतलब उसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है या एंट्री ऑफ वाटर एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल डोरमेंसी, मतलब किसी भी फिजिकल स्टेट की वजह से। सेकेंड है केमिकल डोरमेंसी। केमिकल डोरमेंसी का मतलब होता है कि अगर सीड कोट पर कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट है जो जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं या जर्मिनेशन को प्रिवेंशन दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल डोरमेंसी। ठीक है, केमिकल एक्सोजीनस डोरमेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंडोजीनस डोरमेंसी। हमने एक्सोजीनस देख ली कि सीड कोट में होती है। अब एक्सोजीनस में मैंने आपको बताया था इट इज़ ड्यू टू एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो में कुछ ऐसे फंक्शंस है या एम्ब्रियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे हमको कौन सी डोरमेंसी देखने को मिलती है, उससे हमको एंडोजीनस डोरमेंसी दिखती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ ड्यू टू एम्ब्रियो, may be the presence of inhibitors, immature embryo और combination of both. It is further classified into, देखिए अब इसको भी हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोफिजियोलॉजिकल। देखिए मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, अगर आपका मैच्योर एम्ब्रियो है, अगर आपका एम्ब्रियो ही इमेच्योर है तो हम जानते हैं कि अगर इमेच्योर एम्ब्रियो है तो वो आगे कैसे जर्मिनेट होगा। दैट्स ट्रू कि अगर वो इमेच्योर है तो वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, जब कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट रहते हैं ड्यू टू अरेस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द सीड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटर्स। अगर वहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट है जो जर्मिनेशन नहीं होने दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंडोजीनस डोरमेंसी। उसके बाद आते हैं मॉर्फोफिजियोलॉजिकल। कभी कभार दोनों कंडीशंस बन जाती है कि आपका एम्ब्रियो भी मैच्योर है और वहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। ये तो हमने देखा प्राइमरी डोरमेंसी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब हम सेकेंडरी डोरमेंसी को आगे क्लासीफाई करेंगे कि सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या क्या आता है और उसको हमने कैसे आगे क्लासीफाई किया है। देखिए हमने सेकेंडरी डोरमेंसी पढ़ा था कि सेकेंडरी डोरमेंसी क्यों होती है। सेकेंडरी डोरमेंसी होती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण। अगर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं है तो हमारा सीड जो है वो इनएक्टिव स्टेज में ही पड़ा रहेगा जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी, और जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशन रिमूव हो गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई, वो जर्मिनेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकेंडरी डोरमेंसी को भी हमने अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है थर्मो। तो थर्मो डोरमेंसी क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर। स्कोटो इज़ ड्यू टू लाइट। थर्ड वन इज़ फोटो इज़ क्वालिटी ऑफ लाइट, कि जितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, लाइट तो मिल रही है पर क्या उतनी इंटेंसिटी की मिल रही है जितने हमें चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट, फोटोडोरमेंसी। ऑस्मोटिक स्ट्रेस और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर या स्ट्रेस प्रिवेंट जर्मिनेशन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डोरमेंसी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन की बात पूछे ना तो आपसे बहुत बार पूछा बताइए कि स्कोटो किसकी वजह से होती है। फोटो में क्या होता है, लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, तो हम नॉर्मली क्या लगा देते हैं, लाइट, बट इट इज़ ड्यू टू क्वालिटी ऑफ लाइट। थर्मो इज ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमने क्लासीफाई किसको किया, सेकेंडरी डोरमेंसी को। अब देखिए हार्पर के अकॉर्डिंग उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था। इट इज़ मे बी क्लासिफाइड नेचर ऑफ ओरिजिनेशन, कि इन्नेट है, इंड्यूस्ड है या एनफोर्स्ड है। एनफोर्स्ड भी कभी कभार डोरमेंसी को भी एनफोर्स किया जाता है। या टाइम ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी, सेकेंडरी, या लोकेशन ऑफ डोरमेंसी, एक्सोजीनस, एंडोजीनस और कंबाइंड। ये सारी टाइप की डोरमेंसी को अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब
डॉर्मेंसी आ रही है, ये हमने देखा कभी अब डॉर्मेंसी आ रही है, ये हमने देखा कि नेचुरल भी होता है और कभी कभी हम एनफोर्स भी करते हैं, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि डॉर्मेंसी आ जाए। तो ऑब्वियसली इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे एज वेल एज इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तब हम उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करते हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या है, स्टोरेज लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर वो डॉर्मेंट स्टेज में है सीड तो हम उसको स्टोर करके ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। सीड कैन पास थ्रू एडवर्स सिचुएशन को वो पास कर सकता है। प्रिवेंट्स इन सीटू जर्मिनेशन, हम इन सीटू जर्मिनेशन होने से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमने देखे एडवांटेजेस। ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नीडेड टू ओवरकम डॉर्मेंसी, लॉन्ग बहुत ज़्यादा समय लगता है डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए। सेकेंड, इट कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्गेटिविटी ऑफ वीड सीड, यहाँ वीड सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वीड सीड है, अगर वो डॉर्मेंसी में जा रहा है या उसमें ज़्यादा डॉर्मेंसी नहीं रह पा रही है तो वो वीड्स के जो है ये डॉर्मेंसी की वजह से वीड सीड्स है जो बहुत टाइम तक रहते हैं और बहुत टाइम बाद वायबल हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ठीक है। सपोज़ कि खरीफ क्रॉप के वीड्स है वो अब डॉर्मेंट स्टेज में है तो वो रबी में चले गए, है ना, फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे वीड्स हो गए तो वो इनडायरेक्टली हमें इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें उसकी वजह से। थर्ड क्या है, वाइल रेजिंग अ क्रॉप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन द फील्ड विद डॉर्मेंट सीड लॉट डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ये अभी हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि ये जो डॉर्मेंसी है इसको तोड़ने के या इसको ब्रेक करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसको हम किस किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है फिजिकल डॉर्मेंसी। फिजिकल डॉर्मेंसी में सबसे पहला आता है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट से अगर हम सीड कोट को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं या सॉफ्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन। ऑब्वियसली अगर हमने सीड कोट को वीक कर दिया, जब हमने पढ़ा था कि भाई सीड कोट एक्सोजीनस में पढ़ा था कि सीड कोट बहुत हार्ड रहता है, अगर आपने उसको वीक कर दिया तो क्या होगा, जर्मिनेशन फिर पॉसिबल हो सकेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन। ये मेनली किस क्रॉप्स के लिए होता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू मालवेसी एंड लेग्यूमिनस ग्रुप ऑफ सीड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर स्कैरिफिकेशन दो टाइप से होता है, एक एसिड मेथड से, एक एसिड के थ्रू, दूसरा मैकेनिकल। मतलब अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ कर रहे हो फॉर 2 to 3 मिनट्स तो वहाँ पे हो सकता है कि जो डॉर्मेंसी है वो क्या होती है, धीरे से ब्रेक होने लगती है। उसके बाद आती है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब हम सैंड के पेपर में सीड्स को रब करते हैं मैकेनिकल स्कैरिफायर से, या सीड्स को पंचरिंग कर देते हैं नीडल से या किसी भी मैकेनिज्म से या किसी भी मशीन से, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। पर याद रखिए कि हम स्कैरिफिकेशन में सीड कोट की बात कर रहे हैं, या हम सीड कोट को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं या वीक कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। हॉट वाटर, इस केस में क्या होता है, हम पहले सीड्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। द सीड्स शुड बी सोक्ड इन बॉइल्ड वाटर फॉर 1 to 5 मिनट्स, है ना। पहले हम उसको बॉईल करते हैं और फिर उसको हम क्या सुखा देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो सीड्स है वो क्या होते हैं, जो उनकी जो हार्ड लेयर होती है वो क्या होती है, ऊपर की हट जाती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट। स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो इट इज़ ड्यू टू एम्ब्रियो फैक्टर, मतलब एम्ब्रियो की वजह से जितनी भी डॉर्मेंसी आती है और अगर आपको उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, तो हम क्या देते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन ट्रीटमेंट। अब स्ट्रैटिफिकेशन ट्रीटमेंट में भी दो टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन होता है और दूसरा होता है हॉट या वार्म स्ट्रैटिफिकेशन, जो अभी हम आगे देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, हम सीड्स को एकदम लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं। ये इट इज़ क्या, इट इज़ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 से 3 दिन के लिए रखते हैं और क्या होता है, फिर धीरे से उसकी डॉर्मेंसी क्या होती है, ब्रेक होने लगती है। इसका एग्जांपल है चेरी एंड ऑयल पाम सीड्स। उसके बाद
आता है इसमें वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम उसको 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के लिए पे रखते हैं, इतने टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल है पैडी, तो क्या होता है धीरे से उसकी डोरमेंसी क्या होती है, ब्रेक होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद आते हैं लीचिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स इनहिबिटर्स। देखिए इसका क्या मतलब होता है, लीचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, सीड कोड पे इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या करते हैं, पानी में रख दिया, ठीक है, पानी में हम सीड्स को रख देते हैं, तो जो भी इसके ऊपर इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, ठीक है, सीड कोड के ऊपर यहाँ जो भी इनहिबिटर्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, लीच हो जाते हैं, पानी में पूरे क्या हो जाएंगे, लीच होंगे, और फिर उस पानी को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या उसका क्या हुआ, लीचिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स। इस तरह भी हम सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोरिएंडर में कौन सा इनहिबिटर है, कोमेरिन, और सनफ्लावर में हाइड्रोसाइनिक एसिड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोरिएंडर में कौन सा इनहिबिटर प्रेजेंट होता है और सनफ्लावर में कौन सा इनहिबिटर प्रेजेंट होता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स की, ठीक है, हम लो टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स की, पहले लो दिया फिर हाई दिया। इस तरह भी हम डोरमेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसके एक कुछ नेक्स्ट है फायर ट्रीटमेंट। फायर ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, फायर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कुछ सीड की डोरमेंसी इतनी हार्ड होती है कि वो टेम्परेचर से नहीं, उन्हें हमें जलाना ही होता है, फिर ही जाके मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके अगर हम उन्हें जलाते हैं तो उसकी डोरमेंसी टूटती है, तो उसे हम कहते हैं फायर ट्रीटमेंट। इसका एग्जाम्पल है सीड्स ऑफ कैल्यूना वल्गैरिस, डोरमेंसी इज ब्रोकन बाय फायर। ओके, नेक्स्ट इज लाइट एंड फाइटोक्रोम, ठीक है, लाइट की बात करी थी, तो लाइट में भी कौन सी लाइट, ठीक है, हम जानते हैं कि रेड लाइट होती है, फार रेड लाइट होती है, तो जो रेड लाइट होती है वो जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, और फार रेड लाइट जो होती है वो जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है। तो कौन सी लाइट है, कौन सा मतलब कितने नैनोमीटर्स की है, ये भी अफेक्ट करती है हमारे डोरमेंसी को। और अगर हम एग्जैक्ट जो प्लांट्स के लिए या जो सीड के लिए रिक्वायर्ड है अगर वो लाइट दे रहे हैं तो वो जर्मिनेशन प्रमोट करेगी, बट जो इफेक्टिव लाइट ही नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली जर्मिनेशन तो अफेक्ट होगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कि रेड लाइट प्रमोट्स जर्मिनेशन एंड फार रेड लाइट्स अफेक्ट जर्मिनेशन। नेक्स्ट वन इज प्रमोटर्स इनहिबिटर्स कॉन्सेप्ट। देखिए जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन को रेगुलेट करने के लिए जो प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी बैलेंस्ड मैनर्स में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज सीड ट्रीटमेंट विथ ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड केमिकल्स। देखिए जब एंडोजीनस डोरमेंसी इनहिबिटर्स की वजह से होती है तब हम वहाँ पर कुछ रेगुलेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड काइनेटिन कैन बी यूज्ड एज अ कंसंट्रेशन ऑफ 100 to 1000 ppm टू ब्रेक डोरमेंसी, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड इज अ लाइट सब्सटीट्यूटिंग केमिकल। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि लाइट सब्सटीट्यूटिंग केमिकल कौन सा है, तो वो है जिब्रेलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद थायोयूरिया कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी, ठीक है। एथरल कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड अदर कंपाउंड्स आर ऑल्सो यूज टू ब्रेक डोरमेंसी। देखिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए, कुछ कंपाउंड्स के नेम दे देंगे एंड देन दे विल आस्क कि बताइए कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं। तो उसका एग्जांपल है थायोयूरिया, एथरल, कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड और प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक स्ट्राइगोल। ये सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आज हमने देखा कि डोरमेंसी क्या होता है, उसको हमने फिर किस तरह से डिवाइड करा, हमने देखा एक्सोजीनस, एंडोजीनस, और फिर हमने उसको आगे डिवाइड करा, क्लासिफाई किया, और फिर लास्ट में हमने देखा कि हमने उस सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक दैट सीड डोरमेंसी, हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा।
फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं जिससे कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ेगी। व्हाट्सएप के थ्रू आप चाहे तो ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। यूट्यूब पर तो आप हमारी वीडियोस देख ही रहे हैं, और साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।